उपचुनाव के 2 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जबकि 6 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे। उपचुनाव के रण में मोकामा में बीजेपी की प्रत्याशी सोनम देवी है, जबकि महागठबंधन की तरफ से नीलम देवी प्रत्याशी है। वहीं गोपालगंज में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कुसुम देवी है, तो महागठबंधन ने मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। गोपालगंज विधानसभा में 330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 3,31,469 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आदर्श मतदाताओं की संख्या 11 है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगा। मोकामा विधानसभा में भी उपचुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो गई है। पुलिस बल लगातार चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। विधानसभा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा यहां पर कैसी तस्वीरें उभर कर सामने आती है। बहरहाल उपचुनाव 2 सीटों पर कल वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव के परिणाम 6 नवंबर को आएंगे और उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। आपको पल पल की अपडेट भी देंगे और इसे लेकर तमाम कोशिशें की जा रही है। कल शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और उसके बाद 6 नवंबर को कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके के यहां पर समीकरण है, तैयारियां कैसी है और क्या कुछ देखने को मिलेगा। उपचुनाव का रण बेहद खास है। गोपालगंज सीट और यहां आरजेडी बनाम बीजेपी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई है ये उपचुनाव। गोपालगंज की सीट बेहद खास। सीट पर करीब 15 साल से है बीजेपी का दबदबा, 15 साल से बीजेपी का कब्जा। सीट पर 2005 से बीजेपी का रहा है कब्जा, इसलिए गोपालगंज की सीट बेहद खास हो जाती है। बीजेपी को मिला है ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा। इस वक्त तक जो जानकारी मिल रही है यह मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के सुभाष सिंह लगातार जीत दर्ज करते रहे इस सीट पर और बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। महागठबंधन ने आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। गोपालगंज विधानसभा पर आरजेडी बनाम बीजेपी सीधे तौर पर इस वक्त तक देखने को मिल रहा है। हालांकि ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर करीब 15 साल से बीजेपी का दबदबा है, तो क्या इस बार भी बीजेपी को ही इसका फायदा मिलेगा या फिर तस्वीरें कुछ और बदलती हुई नजर आएंगी। तो उपचुनाव का रण बेहद खास हो चला है। बीजेपी को मिल सकता है ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा। विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए 330 मतदान केंद्र और प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारियां कर ली है। विधानसभा क्षेत्र में करीब 3,31,000 मतदाता है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 16 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात है और 40 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की यहां पर तैनाती भी की जाएगी ताकि कोई मुश्किल ना हो। पहली बार यहां 9 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। गोपालगंज में गदर की पूरी तैयारी है। विधानसभा क्षेत्र में 2 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, इसका भी निर्माण किया गया है। धारा 144 लागू है। बूथ पर भीड़ लगने पर एक्शन भी लिया जा सकता है। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, गोपालगंज में इस वक्त तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसी तैयारी यहां पर की गई है और इसके बाद कल यहां पर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? सुबह से ही जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे तो कैसे इंतजाम किए गए? देखिए अमृत, कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के वोटिंग होगी और तमाम जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, उसको सील कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी इलाके हैं उसको कल शाम से ही सील कर दिया गया है और वहाँ से जो भी बाहर से गाड़ी आ रही है उसकी सघन तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा 16 कंपनी अर्धसैनिक बलों को वहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात की गई है, जो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो तय मानक हैं उसके आधार पर बोला गया है कि जो भी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथ हैं उस पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हो।
इसके अलावा इस बार प्रशासनिक चौकसी को देखते हुए ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखने की व्यवस्था की गई है। 40 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। हर 2 बूथ पर एक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, ताकि जो भी कहीं भी अचानक कोई घटना या सूचना मिलती है तो क्विक रिस्पांस टीम के आधार पर वहाँ पहुँच सके फोर्स के साथ। तो तमाम जो भी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और पाला मिलिट्री फोर्स की तैनाती हो गई है। बिहार पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आने वाले और जाने वाले तमाम गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, पर एक बेहद खास सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारी कर ली है। दिलचस्प सवाल यह है कि माना जाता है बिहार में चुनाव जो है वो समीकरण से जीते जाते हैं, तो यहां पर कैसे समीकरण नजर आ रहे हैं इस वक्त तक? देखिए अमृत, गोपालगंज की जो सीट है वो परंपरागत बीजेपी की सीट रही है, क्योंकि सुभाष सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी वो लगातार 4 टर्म से वहाँ पर विधायक होते रहे हैं और इस बार उनकी पत्नी को वहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। जो मोहन गुप्ता के खिलाफ, उनके खिलाफ जो राजद ने जिस तरीके से मोहन गुप्ता को वैश्य वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, क्योंकि राजद का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है MOI समीकरण के आधार पर राजद चुनाव लड़ती रही है और वैश्य वोट में सेंधमारी करने के लिए मोहन गुप्ता को राजद ने कैंडिडेट बनाया था कि वैश्य वोट बैंक जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो सके। लेकिन जो समीकरण और जो हमारे आदमी बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं दिख रही है। और दूसरी बात तीसरी ये है कि राजद के वोट बैंक में सुभाष यादव अपनी पत्नी को बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजद के लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जो भी वोट यदि वो काट रहे हैं तो वो सीधा नुकसान राजद को है। तो इस बार जो वैसे सीधी लड़ाई राजद और बीजेपी के बीच में है, लेकिन जो सिंपैथी वोट मिलना चाहिए सुभाष सिंह की पत्नी को वो मिलता भी दिख रहा है। जी, सीधी लड़ाई में अगर कोई तीसरा कुछ फायदे में आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे नजर आ रहा है? देखिए, त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास साधु यादव ने किया था, क्योंकि साधु यादव वहाँ से गोपालगंज से MP भी रह चुके हैं, गोपालगंज से विधायक भी रह चुके हैं और गोपालगंज की राजनीति भी करते रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को बसपा की टिकट पर चुनाव लड़वाया है। तो यदि कुछ भी वोट यदि MOI समीकरण में और उनका जो अपना समर्थन, बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए और इस महामुकाबले में एक नया एंगल भी देखने को मिल रहा है। अब वो दर्शकों को समझाते हैं। देखिए, त्रिकोणात्मक मुकाबला मोहन प्रसाद गुप्ता एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल से और दूसरी तरफ कुसुम देवी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इंदिरा यादव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां पर है और इससे मुकाबला और दिलचस्प हो चला है। अगर इंदिरा यादव फायदे में रहती है तो माना जा रहा है कि यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है और यह मुकाबला दो तरफा नहीं भी नजर आ सकता है। पर सबसे खास यह है कि जनता यहां किसे सहरा पहनाएगी सर पर और किसे मौका देगी आने वाले वक्त में प्रतिनिधित्व का। सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इंदिरा यादव के चुनावी माहौल में उतरने के बाद, समर में उतरने के बाद कितना फर्क पड़ता है और इसकी भरपाई किस तरीके से की जा रही है? देखिए, राजद को पूरा भरोसा है कि MOI समीकरण उनके साथ अभी भी एकजुटता के साथ करी है। इसके अलावा महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद राजद को ये उम्मीद है कि अतिपिछड़ा का जो वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार और जदयू का परंपरागत वोट बैंक रहा है, उनको उम्मीद है कि जो अतिपिछड़ा का वोट है वो RJD के खाते में और RJD के पाले में वो लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इंदिरा यादव खड़ी हुई हैं और साधु यादव पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यदि MOI समीकरण में कुछ भी वोट यदि नुकसान होता है तो ये सीधा नुकसान RJD को होगा, क्योंकि जो पहले से एक तो सिंपैथी वोट है, बीजेपी के प्रति सिंपैथी वोट है, दूसरा जो सवर्ण वोट है वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिख रही है। वैश्य वोट में भले ही सेंध मारने का प्रयास किया गया, क्योंकि वैश्य समुदाय से राजद के जो कैंडिडेट है मोहन गुप्ता, वो वैश्य समुदाय से हैं और राजद को उम्मीद थी कि वैश्य समुदाय का बहुत ज़्यादा वोट वो काटेंगे, लेकिन वैश्य समुदाय का बहुत ज़्यादा वोट काटते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए यदि आने वाले वक्त में इसका
अंदाजा लगेगा। हमारे साथ बने रहिए आदित्य। इस बीच मोकामा सीट पर कैसे सियासी समीकरण है वो दर्शकों को बताते हैं। दरअसल उपचुनाव में आमने सामने दो बाहुबली की पत्नियां हैं। जी हां, मोकामा सीट पर 18 साल से अनंत सिंह का कब्जा रहा है। मोकामा सीट के समीकरण आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जेडीयू और आरजेडी एक साथ है, महागठबंधन। जी हां, दूसरी तरफ है बीजेपी। उपचुनाव में आमने सामने दो बाहुबली की पत्नी है और मुकाबला बेहद दिलचस्प चला है। मोकामा में सियासी समीकरण बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। उपचुनाव में आमने सामने दो बाहुबली की पत्नियां। और इससे पहले आपको बता दें, अनंत सिंह का कब्जा सीट पर रहा है। AK-47 रखने के मामले में जेल में बंद है अनंत सिंह, जिस वजह से विधानसभा सदस्यता खत्म हुई और ये उपचुनाव की नौबत आई। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन में अनंत सिंह की पत्नी को उम्मीदवार यहां से बनाया गया है। बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। मोकामा की सियासत में अनंत सिंह का माना जाता है कि सिक्का चलता है। 27 साल बाद मोकामा में प्रत्याशी उतार रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, 7 दशक से सीट पर कांग्रेस और जनता दल का कब्जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में 289 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 262 मतदान केंद्र घोषित किए गए, संवेदनशील, जहां पर प्रशासन की नजर रहेगी। विधानसभा में 2,81,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 14 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है। मोकामा में महाभारत जो होने वाला है, सियासी महाभारत, वो बेहद खास नजर आ रहा है। 10 जोनल अधिकारी भी रहेंगे। टाल और दियारा में घुड़सवार पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आदित्य, हमने गोपालगंज की बात की और मोकामा की अब बात करते हैं। मोकामा में कैसे सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए अमृत, वहाँ मोकामा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। भले ही वहाँ पर चुनाव नीलम देवी और सोनम देवी के बीच में हो, लेकिन असली लड़ाई अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच लड़ी जा रही है। क्योंकि अनंत सिंह का गढ़ रहा है मोकामा और पिछले 5 टर्म से वहाँ पे वो विधायक होते रहे हैं। उससे पहले उनके बड़े भाई दिलीप सिंह वहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो मोकामा का जो सीट है वो परंपरागत अनंत सिंह का गढ़ रहा है और अनंत सिंह के परिवार का उस सीट पर लगातार दबदबा रहा है। लेकिन जिस तरीके से का समीकरण इस बार बना है और ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को बीजेपी ने टिकट दिया, उसके अलावा सूरजभान सिंह का समर्थन है। परसों जिस तरीके से चिराग पासवान ने वहाँ पर रोड शो किया, उसके बाद जो बीजेपी के प्रति ये था कि पासवान वोटर किधर जाएंगे, वो दलित वोटर को लेकर के वहाँ के जो पासवान वोटर थे वो पसोपेश में थे कि हमको कहाँ जाना है। तो बीजेपी ने एक प्रयास किया कि चिराग पासवान के माध्यम से उनके वोटरों को एक संदेशा दिया जा सके कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो मोकामा की सीट भूमिहार बहुल सीट मानी जाती है। 1 लाख के करीब वहाँ भूमिहार के वोटर हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वोटर हैं वो हैं धानुक से। 60,000 के आसपास धानुक पर वोटर वहाँ पर हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर का काम करते हैं। तो इस बार बीजेपी का प्रयास रहा है कि भूमिहार वोट में भी सेंधमारी हो, जिसमें वो कामयाब होती भी दिख रही है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव की जो भी विश्लेषक हैं या वहाँ की जो स्थानीय लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, तो इस बार लगा कि बहुत दिनों के बाद वहाँ पर बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है। और जिस तरीके से बीजेपी बहुत दिनों के बाद 27 वर्षों के बाद मोकामा में अपना किस्मत आजमा रही है, तो इस बार बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है वहाँ पे। जहाँ तक कल के चुनाव की बात है तो प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर के व्यापक प्रबंध किए हैं। 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ पर तैनात किया गया है। टाल का जो एरिया है, क्योंकि टाल के एरिया में हमेशा बूथ कैप्चरिंग और हंगामा और गोली चलने की बात आती थी, तो उसको लेकर के घुड़सवार 4 यूनिट घुड़सवार दस्तों की वहाँ पर तैनाती की गई है। इसके अलावा जो भी गंगा से जुड़ा हुआ जो भी एरिया है उसमें नाव के सहारे जो पुलिस के बल तैनात किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर नाव के थ्रू वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा सके। तो इस बार प्रशासन भी अभी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल आदित्य, एक अहम सवाल है सियासी उलटफेर के बाद इससे कितना फर्क पड़ता है? संवेदनशील बोल गया। देखिए, इस बार का पहले ही बता चुके हैं कि इस बार का जो मोकामा का चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है। वैसे दोनों जो गठबंधन है, या तो बीजेपी या महागठबंधन, दोनों के नेताओं की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी।
और राजद के समर्थक ये इस बार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमओआई समीकरण भूमिहार का जो कॉम्बिनेशन अनंत सिंह के साथ पहले से रहा है, उसके अलावा अतिपिछड़ों का वोट है। और राजद का ये दावा है कि जो पिछले बार जितने वोटों से 32,000 करीब वोटों से अनंत सिंह जीते थे, उससे भी ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल मोकामा में देखने को मिल रहा है और हर विधानसभा के हर पंचायत में लगभग जिस तरीके का डिवीजन दिख रहा है वोटों में, तो ये बहुत ही इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। जी अमृत। आदित्य, जो जातीय समीकरण आपने बताया, क्या इसमें सेंधमारी की गुंजाइश भी नजर आ रही है? कहा जाता है कि इन वक्त पर कहीं ना कहीं पासे पलट भी जाते। देखिए, इस बार जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के वर्कर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 27 वर्षों के बाद उनको मोकामा में फिर से अपने बूते पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो बीजेपी के वर्कर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बीजेपी के वर्कर इस पर भी खुश हैं कि जो वैश्य वर्ग है, इसके अलावा उनका दावा है कि जो भूमिहार वोट का जो मेजर वहाँ पर वोटर हैं भूमिहारों के लिए 1 लाख के करीब उनका वहाँ पर वोटर है, तो उसमें बीजेपी का दावा है कि अधिकांश 60% से ज़्यादा वोट हमारे पक्ष में आएगा। वैसे राजद का भी दावा है और अनंत सिंह के समर्थकों का भी दावा है कि भूमिहारों का वोट उनके पक्ष में ही जाएगा। लेकिन इस बार जो राजनीतिक हालात हैं, मोकामा में पहली बार लग रहा है और राजद को भी लग रहा है कि इस बार लड़ाई वहाँ पर बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि जो भी राजनीतिक समीकरण रहे हैं और जो भी कास्ट कॉम्बिनेशन रहा है, इस बार के चुनाव में वो कास्ट कॉम्बिनेशन हर जगह पर दरकता हुआ दिख रहा है। कहीं पे भूमिहार वोटरों में डिवीजन दिख रहा है, तो कहीं पर एमओआई समीकरण में, क्योंकि आपको बता दें कि एक लल्लू मुखिया वहाँ पर जो विधान परिषद का चुनाव भी यहाँ पर लड़ चुके थे, तो इस बार खुल के लल्लू मुखिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने रोड शो किया और अपने तमाम एलजेपी के समर्थकों से अपील की कि इस बार बीजेपी के वोट में पक्ष में वोट करें। वैश्य वोटों पर सुशील मोदी खुद जाकर के एक वैश्य वोटरों के साथ उनकी मीटिंग। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तैयारियां दोनों ही खेमों से पूरी की गई है और प्रशासनिक अमले की भी बेहतर तैयारी। अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर होता क्या कुछ है खास। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।